हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम अपने इस चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पूरी की पूरी पॉलिटी को समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट करने वाले हैं वो पार्ट 1 होगा। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आज हम इंडिया की फिजिकल आइडेंटिटी को समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताते हैं कि हमारी कंट्री का नाम क्या है एंड इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। और अगर कल को कोई हमें न्यू टेरिटरी अपने कंट्रीज में ऐड करनी होगी तो वो कैसे किया जाएगा एंड वो पावर किसके पास है। तो ये हमारा प्यारा भारत है एंड सो लेट्स नो मोर अबाउट इट। तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है, लेज डाउन द बेसिक टेरिटोरियल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। इसका मतलब सिंपल बात भाषा में बोला जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो मतलब वो बेसिकली कि क्या बना है कैसे बना है वो हमें बताता है। तो पार्ट 1 वही स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इट एस्टैब्लिशेस द नेम एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट। इसमें पार्लियामेंट को जो है वो सुप्रीम पावर दी गई है। जो हमारा पार्लियामेंट है जो कि एट प्रेजेंट में मोदी जी जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको लोकसभा और राज्यसभा भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है पार्लियामेंट। एंड उसको सबसे ज़्यादा पावर है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर उसके पास है। तो उसको इतनी पावर दी गई है कि वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। क्यों? ताकि ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो और देश की यूनिटी बनी रहे। तो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 इज नेम एंड टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी पहली लाइन कहती है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स टुगेदर आके एक साथ आके ये कोई कंट्री नहीं बनाते हैं। कंट्री एक ऑलरेडी से है, उसको डिवाइड करके उसमें बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए हैं। अनलाइक यूएसए में क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स थे, वो स्टेट्स टुगेदर दे केम टुगेदर एंड देन दे बिल्ड द स्टेट। तो इंडिया में एक और चीज़ इससे हो जाती है कि कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता जब उसका मन करे तब। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसमें डिबेट हुई थी बहुत कि इंडिया नाम रखें या भारत नाम रखें। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। अब आर्टिकल 1 के मुताबिक इंडिया की टेरिटरी में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली हैं द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, फिर आती हैं यूनियन टेरिटरीज, और फिर आती है एनी अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। ठीक है। तो स्टेट्स तो वो हो गई जैसे बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ये हमारी स्टेट्स हो गई। यूनियन टेरिटरीज हो गई जैसे दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हो गई, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई। एंड एनी अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो जैसे हमने गोवा को लिया था, फिर हमने सिक्किम को अपने कंट्री में मर्ज किया। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये हमें उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक वर्ड पर ध्यान दो, यूनियन। अब डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि फेडरेशन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहला रीज़न उन्होंने ये दिया कि इंडिया कोई एग्रीमेंट से नहीं बना है। मतलब जैसे यूएस एग्रीमेंट से बना है वैसे इंडिया किसी भी एग्रीमेंट से नहीं बना है। स्टेट्स ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है था कि चलो एक देश बनाते हैं। देश पहले था, फिर स्टेट्स बाद में बने। देश पहले था, फिर स्टेट्स बाद में बने। हमारा कंट्री पहले है इंडिया, और इंडिया को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में जिनको हम स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये पहला रीज़न हो गया। और दूसरा, किसी भी स्टेट के पास राइट टू सेसीड नहीं है। अब राइट टू सेसीड मतलब हुआ कि कोई भी जो हमारा स्टेट है वो उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया से कभी भी अलग हो पाए। ठीक है। तो ये हुआ। एंड स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन एंटिटीज, उसका मतलब भी यही हुआ। एंड इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड तो
यानी देश को नहीं तोड़ा जा सकता है, पर स्टेट्स को तोड़ा या मर्ज किया जा सकता है, जैसे हमने देखा भी है, जैसे बिहार को अलग करके झारखंड बनाया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। एंड अब आते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्सेस टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन दो टर्म्स का मतलब क्या है, इसको बहुत एक्सप्लिसिटली डिफाइन भी किया गया है। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स रेफर्स ओनली टू द स्टेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो मैं सिर्फ जितने भी हमारे स्टेट्स हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, तो मैं इनकी बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलूँ तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हो जाता है, और इसमें जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो तो आता ही है, साथ साथ हमारी यूनियन टेरिटरीज भी आती है, और जो हमारी एक्वायर्ड टेरिटरीज जैसे सिक्किम हो गया, गोवा आ गया, उसमें ये भी आ जाती है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। यूनियन का पार्ट यूनियन टेरिटरीज नहीं है, वो सिर्फ टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि उनके पास स्टेट्स की तरह अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज में किसकी मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट रहती है यूनियन टेरिटरीज। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में गवर्नमेंट तो है, पर जो दिल्ली की जो पुलिस है वो सीधा होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है। तो सारी पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, कुछ पावर्स, और खासकर जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गए, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पावर्स हमारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो आर्टिकल 2 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें बताता है, आर्टिकल 2 empowers parliament to admit new states into the union और establish new states। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें न्यू स्टेट्स अपने कंट्री में जोड़ना है। अब जैसे को कल को मान लो, जैसे गोवा जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तब गोवा किसके कंट्रोल में था? गोवा कंट्रोल में था पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में। और सिक्किम भी उस टाइम में एक अलग देश हुआ करता था, जो कि हमने 1975 में मर्ज किया। फिर पौंडीचेरी हो गया, कराईकल हो गया, तो ये सारे ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट थे। सिक्किम तो एक अलग देश ही था। तो आर्टिकल 2 हमारे पार्लियामेंट को ये ताकत देता है कि अगर कोई भी कंट्री हमारे कंट्री में मर्ज होना चाहती है, इंडिया में मर्ज होना चाहती है, तो यूनियन इस आर्टिकल ऑफ द पार्लियामेंट से वो ये करेगा, ठीक है। एंड इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़े, जैसे पहले यूपी था, तो यूपी में उत्तराखंड भी था, तो वो एक बहुत ही बड़ा स्टेट हो जाता था एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। तो हमने क्या किया, यूपी को बांट दिया 2 पार्ट में, एक यूपी हो गया और एक उत्तराखंड हो गया। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर भी आती है आर्टिकल 2 से। तो अब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, एंड आर्टिकल 3 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द और एरिया ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 3 का कहना ये है कि आर्टिकल 3 जो है वो हमारे पार्लियामेंट को ये शक्ति देती है कि अगर कोई न्यू स्टेट बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार था पहले 2000 से पहले, तो बिहार को हमने काट के क्या बनाया, उससे झारखंड बनाया। फिर अभी जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हुआ, तो हमने वो बनाई। क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं, तो उसके वजह से हम न्यू स्टेट्स बना सकती है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 की मदद से। देन ऑल्टर द बाउंड्रीज और एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत छोटे छोटे एरियाज डिवाइडेड थे, तो उसको हमने एक बड़े स्टेट में मिलाते गए ताकि वो बन के एक बड़ा स्टेट बने और उसको एडमिनिस्ट्रेट ताकि कर सके। नहीं तो अगर मान लो हर डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट है हमारे पास, कोई भी एक स्टेट है, उसमें मान लो 20 डिस्ट्रिक्ट है, और तो हम उस 20 को एक गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करो ये 20 की डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्टर करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी को मान लो किसी स्टेट को और बड़ा करना है, तो वो भी इसी आर्टिकल के थ्रू होता है। देन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, डिपेंड करता है, आप जैसे नया स्टेट बनाएंगे तो उसको तो नया नेम देना ही है, या फिर कहीं के लोग ये डिमांड करें किसी स्टेट के कि हमको अपने स्टेट का नाम बदलना है, तो वो भी किया जा सकता है। दिस आर्टिकल हाईलाइट्स द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, वेदर टेरिटोरियल चेंजेस
कैन बी मेड टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड एकोमोडेट रीजनल एस्पिरेशंस। और ये आर्टिकल हमारे कंट्री के और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म को भी दिखाता है, जहाँ पे टेरिटोरियल चेंजेस की जा सकती है गवर्नेंस और रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग जो चाहें वो हो सके देश में। देन नाउ कम्स द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्टेट्स। The bill under Article 3 can be introduced in Parliament only with the recommendation of the President। इसका मतलब ये है कि अगर मोदी जी कल चाहें कि चलो मैं पंजाब को काट के 2 भाग में बांट दूंगा, या मैं बिहार को काट के और 2 भाग में बांट दूंगा, महाराष्ट्र को काट के विदर्भ बना दूंगा और इधर महाराष्ट्र कर दूंगा छोटा, तो वो वैसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये वही है, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही होता है। इवन दो तो प्रेसिडेंट इनके ही एडवाइस से चलते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उनको ये परमिशन लेना ही पड़ेगा। द प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ओपिनियन। तो अब मान लो जिस भी स्टेट का है, मान लो बिहार को हमको कट करना है, मतलब उसको आधा बांटना है या उसका नेम चेंज करना है, कुछ भी करना है, जो प्रोविजंस हमारे पास हैं आर्टिकल 3, तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट जो है इसको कहाँ भेजेंगे, बिहार के स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे, जहाँ पे उनको अगर कोई रिकमेंडेशन देना है या उनको कोई अपना ओपिनियन देना है तो वो उधर पे देंगे। बट द ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट बाइंडिंग एंड पार्लियामेंट हैज़ द फाइनल अथॉरिटी। पर जो भी ओपिनियन और जो भी रिकमेंडेशंस स्टेट देंगी पार्लियामेंट को, ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उनको माने। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट टू डिसाइड द थिंग्स। तो इससे हमको एक और बार ये देखने को मिलता है कि इंडिया में सेंटर लेवल की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावर रखती है कंपेयर टू द स्टेट लेवल। Then comes Article 4, that is also called supplementary provisions. Okay, Article 4 states that laws made under Article 2 and 3 may include supplementary, incidental or consequential provisions। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 वाला जो आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट दी अमेंडमेंट की कैसे अमेंडमेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। इन चेंजेस को हम एक सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। हम समझेंगे कि लेटर जब हम आगे बढ़ेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट में बहुत टाइप्स की मेजॉरिटी होती है, उनमें एक सिंपल मेजॉरिटी भी होती है जिसमें हमको बस जितने भी हमारे एमपीज़ हैं उनका आधा वोट चाहिए रहता है जो प्रेजेंट है उनमें, ठीक है। यानी 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, कि मतलब जैसे आज पार्लियामेंट में वोटिंग होनी है तो आज कितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंडिया का मैप बदलना पार्लियामेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो ईजिली कर सकता है। कैन अमेंड द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, डू नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। देन कम्स मेजर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे ज़्यादा मतलब जो मेजर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुए हैं वो कब हुए हैं। तो हिस्ट्री में देखें तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जिसने लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट बनाए, ठीक है। फिर 2014 में हमने देखा आंध्रा से तेलंगाना अलग हो गया। 2019 में हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाकर उसे 2 यूटीज़ बना दिया गया। ये सब आर्टिकल 3 और 4 की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे कहाँ पे किस स्टेट में डिमांड होती थी। फिर तेलंगाना बनाया, फिर हमारा जम्मू कश्मीर बनाया, मर्जर ऑफ दादरा नगर हवेली दामन एंड दीव हुआ है, फिर हमारा बिहार झारखंड हुआ है, फिर हमारा 1960 में हमारा हुआ था बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके गुजरात और क्या बना दिया था, महाराष्ट्र बना था। फिर हमारा पंजाब को डिवाइड करके हमारा क्या बन गया था, हमारा हरियाणा बना था। फिर हमारा छत्तीसगढ़ बना है। फिर हमारा यूपी को वो करके क्या बना था, हमारा उत्तराखंड बना है, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंस समझते हैं आर्टिकल 1 and 4 की। इट इंश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रीजनल डिमांड्स। तो कंक्लूजन क्या है, वो ये है कि आर्टिकल 1 to 4 हमारे देश को एक मजबूत ढंग में बांधता है एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए नए स्टेट्स
बनाए जा सके, और पर साथ में ही ये इंश्योर करता है कि देश की इंटीग्रिटी, एकता, दैट इज यूनिटी रहे देश में, पर कोई खतरा ना आए. India is one, and while the boundaries inside can change, the outer boundary is solid. So I hope you like the video. Do write in the comments your recommendation, and do subscribe to the channel if you like the content. And मैं पूरी की पूरी पॉलिटी को कवर करने वाला हूँ इस पूरे में, तो do stay tuned. Thank you and have a wonderful day ahead.